The minimum alternate tax MAT was introduced in the budget of the government of India for the year. तो ये मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, इसको हम समझते हैं। ये मिनिमम अल्टरनेट टैक्स मैट टैक्स किस ईयर में, किस वर्ष में आया था, ये पूछा गया है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 1996 to 1997। तो 1996-97 के यूनियन बजट में इस टैक्स को लाया गया था और ये सवाल 1997 में पूछा गया था सिविल सर्विसेज में। तो ये जो मिनिमम अल्टरनेट टैक्स है MAT, इसे क्यों लाया गया था? तो कुछ जो कंपनीज होती है इनको गवर्नमेंट को टैक्स देना पड़ता है। दे आर लायबल टू टैक्स, सो कंपनीज आर लायबल टू पे टैक्स टू द गवर्नमेंट। लेकिन कुछ कंपनीज गवर्नमेंट को टैक्स देने में कुछ ट्रिक्स अपनाती थी। मतलब हम एक एग्जाम्पल के मार्फत इसे समझते हैं। लेट्स सपोज एक कंपनी है और वो 100 करोड़ का उसने रेवेन्यू जनरेट किया, तो 100 करोड़ का उसका प्रॉफिट है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, इस 100 करोड़ के ऊपर टैक्स लगाएगी। ये क्योंकि ये इनकम है उस कंपनी की, 100 करोड़ उस कंपनी की इनकम है, तो इस इनकम पर गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी। कितना टैक्स? यूजुअली 30% टैक्स लगता है। तो 30% टैक्स इस 100 करोड़ के ऊपर लगाएगी गवर्नमेंट। क्यों लगाएगी? क्योंकि ये 100 करोड़ उस कंपनी की रेवेन्यू है, फ़ायदा, प्रॉफिट है। उस कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया तो उस 100 करोड़ पर 30% इनकम टैक्स लगाएगी। टैक्स लगाकर 30 करोड़ का टैक्स उस कंपनी को देना होगा सरकार को। लेकिन कंपनीज क्या करती है, थोड़ी चालाकी का इस्तेमाल करती है कंपनीज अपना इनकम, अपना प्रॉफिट, अपना रेवेन्यू 100 करोड़ नहीं दिखाती, उससे कम दिखाती है। तो इस 100 करोड़ को कुछ कंपनीज 10 करोड़ तक ले आती थी। मतलब ऐसा दिखाती थी कि हमारा प्रॉफिट, तो हमारा रेवेन्यू 100 करोड़ नहीं बल्कि सिर्फ 10 करोड़ है। और कुछ परिस्थितियों में कुछ कंपनीज तो ये 0 रुपीज़ भी दिखाती थी। तो हम हमारा इनकम 0 है, और अगर हमारा इनकम 0 है तो हम आपको टैक्स कैसे दे सकते हैं। सो वो टैक्स से ही बच जाते थे। और 10 करोड़ तक दिखाया तो इनकम भी इसी 10 करोड़ के ऊपर लगेगी, 30%। मतलब सिर्फ 3 करोड़ ही वो लोग टैक्स देते थे। सिर्फ 3 करोड़ का टैक्स ही वो कंपनीज दिया करती थी। क्यों? क्योंकि वो अपना इनकम ही कम दिखाती थी। तो किस तरह से इनकम कम करके दिखाती थी कंपनीज, आइए इसे समझते हैं। तो अगर कोई कंपनी है, उसने 100 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया, 100 करोड़ का फ़ायदा उस कंपनी को हुआ, इनकम हो गई उस कंपनी की। वो कंपनी क्या कहेगी कि ये 100 करोड़ तो है, लेकिन हमने रिसर्च, इस 100 करोड़ में हमने 30 करोड़ जो लगाए हैं पैसे, वो 30 करोड़ हमने रिसर्च और एंड डेवलपमेंट, इस पर लगाए हैं पैसे हमने। तो रिसर्च और डेवलपमेंट में हमने 30 करोड़ लगाए हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है, क्योंकि गवर्नमेंट के रूल्स होते हैं, अगर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कोई कंपनी पैसा लगा रही है तो उस लगाए हुए पैसे पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती, टैक्स की छूट देती है उस पर, क्योंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना आसान नहीं होता। तो इसीलिए गवर्नमेंट इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किए हुए पैसों को टैक्स नहीं लगाती। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है कि हमने 30 करोड़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाया, वो जानबूझकर अपना ज़्यादा से ज़्यादा पैसा रिसर्च और डेवलपमेंट में लगाया हुआ है, ऐसा करके दिखाती है कंपनीज। तो इसीलिए मतलब वो कंपनीज गवर्नमेंट को कहती है,
आप हमें 30 करोड़ हमारा जो टोटल रेवेन्यू है 100 करोड़, उसमें से आप 30 करोड़ पर टैक्स नहीं लगा सकते, क्योंकि ये 30 करोड़ हमने रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाया हुआ है। तो बचा कितना? सिर्फ 70 करोड़। तो गवर्नमेंट 70 करोड़ पर ही टैक्स लगाएगी। लेकिन इससे भी एक कदम आगे जाती है कंपनीज बोलती है कि ये जो 70 करोड़ हमारा रेवेन्यू हो गया है, इस 70 करोड़ में से तो 10 करोड़ हमें मैनेजमेंट में खर्च किए हैं। मैनेजमेंट मतलब हमारे जो वर्कर्स हैं, उन वर्कर्स की जो सैलरीज होती है, इनकी सैलरीज, इनको ट्रेनिंग करने के लिए हमने इन पर जो खर्च किया, इन वर्कर्स को ट्रेन करने के लिए मार्केटिंग ट्रेनिंग सैलरीज, तो इन वर्कर्स की सैलरीज और इनके इनको ट्रेनिंग देने के लिए हमने 10 करोड़ खर्चा किया। तो 70 करोड़ में से आप 10 करोड़ को टैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमने वर्कर्स की सैलरीज पर खर्च किया है। तो गवर्नमेंट इस पर भी टैक्स नहीं लेगी। तो बचा कितना? सिर्फ 60 करोड़। सिर्फ 60 करोड़ रुपीस पर ही गवर्नमेंट अब टैक्स लगाएगी। लेकिन कंपनीज एक कदम और आगे चली जाती है और ये जो 60 करोड़ है इससे और भी कम करती है। 60 करोड़ में से कंपनीज कहती है 60 करोड़ तो हमारा रेवेन्यू है, लेकिन इस 60 करोड़ में हम जो मशीन्स, हम जो बिल्डिंग्स यूज़ करते हैं, हम जो मशीन्स यूज़ करते हैं, इनकी वैल्यू अब कम हो गई है, वो डिप्रिशिएट कर गए। जब मशीन्स की वैल्यू कम हो जाती है तो उसे डिप्रिशिएट होना बोलते हैं। तो अगर आपने 10 साल पहले एक मशीन ली थी अपने कंपनी में काम कराने के लिए, अगर 10 साल पहले उसकी कीमत थी 100 करोड़, तो हर साल, क्योंकि नए मशीन में हमेशा डेवलपमेंट होता है और क्योंकि वो मशीन पुरानी हो जाती है, काम कर करके उसके पुर्जे ख़राब हो जाते हैं, वो वेयर एंड टीयर करती है, कमज़ोर हो जाती है मशीन, उसकी वैल्यू घटती है। तो हर साल अगर वो 10-10 करोड़ तक घटती जाती है, तो 10 साल पहले अगर आपने मशीन 100 करोड़ लेकर ख़रीदी थी, तो हर साल में वो 10-10 करोड़ कम हो जाती है उसकी प्राइस। अगले साल 90 करोड़ में अगले साल उस मशीन की प्राइस 90 करोड़ होगी, उसके अगले साल 80 करोड़, ऐसे हो के 10 साल में उसकी वैल्यूज़ पूरी ज़ीरो हो जाएगी। तो इस तरह 10-20 करोड़ वो मशीन्स की ऑपरेटिंग का जो खर्चा होता है, उसकी डिप्रिशिएटिंग वैल्यू, क्योंकि इस्तेमाल करने बहुत साल तक इस्तेमाल करते हुए उस मशीन के जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, उस मशीन को चलाने के लिए जो खर्चा आता है, उस खर्चे पर भी गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती। तो लेट्स सपोज कि वो भी 10 करोड़ में उस खर्चे में 10 करोड़ रुपए चले गए, तो 60 में से 60 करोड़ जो रेवेन्यू अब हो चुका है, उस 60 करोड़ में से 10 करोड़ तो मशीन्स के ऑपरेटिंग कॉस्ट, मशीन को चलाने के लिए खर्चे में चला गया। तो अब गवर्नमेंट उस 10 करोड़ पर टैक्स नहीं लेगी, सिर्फ और सिर्फ 50 करोड़ पर ही टैक्स लेगी। और अब कंपनीज क्या करेगी? कंपनीज और ऐसे रूल्स ढूंढती है, ऐसे नियम ढूंढती है जिन नियमों पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती। तो गवर्नमेंट ऐसे कौन कौन से नियम होते हैं गवर्नमेंट के जिन पर गवर्नमेंट टैक्स नहीं लगाती? जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, मतलब खेती। अगर खेती, आपके पास ज़मीन है और उस ज़मीन पर आपने खेती कर कुछ उगाया है, तो 10 करोड़ आपने खेती पर कुछ उगा कर कमाया है, तो वो आपकी एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगी। तो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगाते। और ठीक इसी प्रकार कुछ जगह पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होते हैं। अब ये क्या होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन? SEZ, ये क्या होते हैं? तो जैसे कुछ एरिया में बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, बिजनेसेस को और बढ़ाने के लिए
इनकरेज करने के लिए, प्रोत्साहन देने के लिए गवर्नमेंट ऐसे जगह को टैक्स में से पूरी छूट देती है। मतलब अगर कोई ऐसा इलाका है जहाँ पर बिजनेस की ग्रोथ होने की संभावना ज़्यादा है, जैसे कि भारत में बेंगलुरु में आईटी कंपनीज बहुत होती है, तो वहाँ का माहौल ऐसा है कि वहाँ पर कंपनीज ग्रोथ कर सकती है, तो उसे हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन बोलेंगे। तो गवर्नमेंट जो नई बिजनेसेस होती है, नए फर्म्स होते हैं, नए बिजनेस को प्रोत्साहन देने के लिए, प्रमोट करने के लिए, एनकरेज करने के लिए उसे टैक्स इंसेंटिव देती है। नए बिजनेसेस को, नए स्टार्टअप्स को, जो नए नए शुरू किए हुए बिजनेस, उन्हें गवर्नमेंट टैक्स नहीं लेती उनसे। तो जैसे कि बेंगलुरु में जो एरिया आता है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंडर में आता है, तो क्योंकि वो इस एरिया में आ रहा है, गवर्नमेंट उस पर टैक्स नहीं लगाती। और क्योंकि और जो भी नए नए स्टार्टअप्स है, नए कंपनीज है, नए फर्म्स है, नए स्टार्टअप्स है, तो इनका बिजनेस अच्छे से बढ़े, इसलिए शुरुआती दिनों में, कुछ शुरुआत के साल में गवर्नमेंट इन पर टैक्स नहीं लगाती। तो ये कंपनीज क्या करती है, कंपनीज ये देखती है कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर टैक्स नहीं लेती। जैसे कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हो गया, तो ये कंपनीज क्या करती है, 50 करोड़ का रेवेन्यू अब तक हो गया है कंपनीज का, तो कंपनी क्या करती है, कंपनीज गवर्नमेंट को कहती है कि 50 करोड़ में से तो 25 करोड़ हमारा एग्रीकल्चर से आया है, एग्रीकल्चर में हमने इन्वेस्ट किया था, हमारी ज़मीन है, तो उस ज़मीन से हमें इनकम हुआ है, और इस 50 करोड़ में से 25 करोड़ एग्रीकल्चर से आया है। तो क्योंकि ये एग्रीकल्चर से आया है, तो ये टैक्स से एग्जेम्पशन हो गया। इसका मतलब आप इस पर टैक्स नहीं ले सकते, तो गवर्नमेंट इस पर टैक्स नहीं लेती। और बाकी के 25 करोड़ जो, तो 50 में से 25 गए तो रह गए 25 करोड़, 25 रह गए, और ये 25 करोड़ उन जगह से आ रही है जहाँ उस कंपनी ऐसी कंपनी बोलेगी कि 25 करोड़ का अब तो रेवेन्यू रह गया, लेकिन ये 25 करोड़ वहाँ से आ रहे हैं जहाँ हमारी शाखा स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आती है, जैसे कि बेंगलुरु हो गया, उस जगह पर हमारी जो ब्रांच है उस ब्रांच से आ रही है। तो क्योंकि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन में से आ रही है, ये भी टैक्स के अंदर काउंट नहीं होगी। तो ये इस तरह से आप 25 करोड़ भी जो रह गया था, जिस पर गवर्नमेंट टैक्स लेने वाली थी, जो कंपनी का रेवेन्यू होता, जो कंपनी का इनकम था, दिखाया हुआ इनकम, तो कंपनी का दिखाया हुआ इनकम 25 करोड़ रह गया था, और वो इस रह गए 25 करोड़ को भी कंपनी कहेगी कि ये तो वहाँ से आ रहा है जहाँ स्पेशल इकोनॉमिक जोन से, जैसे कि बेंगलुरु, और आप गवर्नमेंट को ये कंपनी बोल रही है कि आपने तो इंसेंटिव दे के रखा है यहाँ पर, अगर ऐसे शहरों में, ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स में आकर बिजनेस कर रहे हैं, तो वहाँ पर टैक्स नहीं, तो वहाँ पर जो रेवेन्यू जनरेट होगा, जो फ़ायदा होगा, जो प्रॉफिट होगा, उन पर टैक्स नहीं लेंगे। तो इस 25 करोड़ के ऊपर भी टैक्स नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं शुरुआत कहाँ से हुई थी, 100 करोड़ से हो गई थी, प्रॉफिट 100 करोड़ का था, रेवेन्यू 100 करोड़ का था, लेकिन कंपनीज ऐसा कहकर कि हमने 30 करोड़ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाए, तो आप 30 करोड़ में से टैक्स नहीं ले सकते, तो रह गए 70 करोड़। 70 करोड़ में से 10 करोड़ तो वर्कर्स की सैलरी में, कामगारों की तनख्वाह में चली गई, सैलरी में चली गई। बाकी के 10 करोड़ मार्केटिंग में चले गए, आप उन पर टैक्स नहीं ले सकते। बाकी के 10 करोड़ मशीन के ऑपरेटिंग कॉस्ट में चले गए, काम करने का उनका खर्चा, मशीन्स के काम करने का खर्चा, मतलब डिप्रिसिएशन में 10 करोड़ चले गए, तो आप उस पर भी टैक्स नहीं ले सकते। तो प्रॉफिटेबल इनकम 60 करोड़ से आकर 50 करोड़ में आ गई,
और 50 करोड़ में से 25 करोड़ कंपनी ऐसा कहेगी कि 25 करोड़ तो एग्रीकल्चर से आया है, हमारे वहाँ भी ज़मीन है, वहाँ पर हमने कुछ उगाया है तो वहाँ से प्रॉफिट 25 करोड़ आया है, ऐसा कंपनीज एक कागज़ पर लिख कर देगी उसे अकाउंट अपने अकाउंट में। ऐसा अपनी जो इनकम होती है कंपनी की, ऐसा कम कर 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 करके टोटल इनकम कंपनी ज़ीरो दिखाएगी और लास्ट में 25 करोड़ स्पेशल इकोनॉमिक जोन से आ रही है हमारी, ऐसा कंपनीज कहकर दिखाएगी और फाइनली अपनी इनकम ज़ीरो दिखाएगी कंपनी। तो ज़ीरो दिखाने पर उस पर टैक्स भी ज़ीरो लगेगा, नो टैक्स एट ऑल। तो इस तरह से कंपनी टैक्स देने से ही बच जाती थी 1997 तक। तो कंपनीज ऐसा कर रही थी तो गवर्नमेंट को लगा कंपनीज क्योंकि ऐसे प्रैक्टिसेस कर रही है, ऐसे हथकंडे अपना रही है, तो एक क्यों ना ऐसा टैक्स ले आया जाए जो कि कंपनीज को देना ही होगा। यदि आपका खर्चा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में चला गया, यदि आपका डिप्रिसिएशन में मशीन्स के कॉस्ट में चला गया, यदि आपका कुछ पैसा वर्कर्स की सैलरी में चला गया, फिर भी आपको मिनिमम एक स्पेसिफिक अमाउंट, और इसका अमाउंट क्या होता है, स्टार्टिंग में ये 50% ऑफ टोटल रेवेन्यू था। आपका कितना भी प्रॉफिट हो लेकिन आपको 15% का टैक्स तो देना ही होगा। इसी को बोला गया मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स, मैट। इसी को मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स बोला गया क्योंकि कंपनीज ऐसे करके टैक्स से बच रही थी, टैक्स एग्जेम्पशन कर रही थी, टैक्स की चोरी कर रही थी कंपनीज। तो इस मैट टैक्स को इंट्रोड्यूस किया गया 1997 में, 1996-1997 में। तो इसके तहत पूरे आपकी जो बुक प्रॉफिट होती है, मतलब अकाउंट पे आपने जितना प्रॉफिट दिखाया है, बुक प्रॉफिट, इस बुक प्रॉफिट पे आपको 15% टैक्स तो देना ही देना होगा। ये बाद में चलकर 22% किया गया इसको। तो आज के समय में मैट जो टैक्स लगता है वो 22% तक लगता है कंपनीज को। अगर कंपनीज ऐसा दिखा रही है कि हमारा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इतना चला गया, हमारे मशीन्स की वैल्यू डिक्रीज़ हो गई, ऑपरेशन कॉस्ट डिडक्ट करके, सैलरीज डिडक्ट करके, ऐसा कर करके अगर कंपनीज ऐसा ज़ीरो दिखा रही है, तो फिर भी उन कंपनीज़ को जो स्टार्टिंग में उनका रेवेन्यू था, या जैसे कि यहाँ पर टोटल रेवेन्यू 100 करोड़ था, तो इस 100 करोड़ पर कंपनीज जितना भी कम करके दिखाए, इस 100 करोड़ पर उनको 22% टैक्स तो देना ही देना होगा। इसी को हम मैट टैक्स बोलते हैं, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स बोलते हैं। तो ये सवाल था। अब उम्मीद है कि आप इस मैट टैक्स, मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स को समझ चुके होंगे। मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। ये सवाल 1997 में पूछा गया था। आई होप यू अंडरस्टूड माई